उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जियोथर्मल स्प्रिंग्स की भरमार मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार जियोथर्मल स्प्रिंग्स को इस्तेमाल कर एनर्जी के रूप में तब्दील करना चाहती है, ताकि जो हमारी एनर्जी की उपयोग है उसको हम पूरा कर सकें, कमी को पूरा कर सकें, साथ ही इसको एक बेहतर वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकें। आखिर जियोथर्मल एनर्जी है क्या, स्प्रिंग्स के जरिए कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वाडिया के वैज्ञानिक समीर तिवारी, जिनसे बात भी करेंगे, जो लंबे समय से जियोथर्मल पर काम भी कर रहे हैं। सर, आज जियोथर्मल की अगर हम बात करें तो जियोथर्मल बेसिकली है क्या, किस तरह से उसका हम उपयोग कर सकते हैं? नमस्कार रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसे विषय पे चर्चा की है जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में। देखो, जो जियोथर्मल है, जियो और थर्मल दो मिला के, ये शब्दों को मिला के दोनों ग्रीक वर्ड हैं। तो इनका ये मतलब है कि जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स एनर्जी। जो अपने अर्थ की जो एनर्जी है, ये जब हमें सरफेस पे दिखती है या कभी नहीं दिखती है, हम इसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि हिमालय एक टेक्टोनिक एक्टिविटी से लगभग 55 मिलियन ईयर के पहले बना हुआ था, फॉर्म था, तो इसमें बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं, फॉल्ट हैं। तो ये एनर्जी जो अभी भी इसमें घर्षण लगातार चालू है हिमालय में, और जो इंडियन प्लेट है वो जो यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार जा रही है, तो उसी घर्षण से जो एनर्जी इससे रिलीज हो रही है, उसी से भूकंप भी आता है। भूकंप भी उसी से आता है, वो जब एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी रिलीज होती है तो ये आपका एक टेम्परेचर राइज होता है, जिसको हम जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो जो एक औसतन जियोथर्मल ग्रेडियंट है हिमालय में, वो 60 डिग्री पर किलोमीटर है। मतलब अगर हम 1 किलोमीटर का ड्रिल करेंगे तो लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमें अधिक मिलेगा। तो उसी से जो एनोमली है जियोथर्मल फील्ड की, ये जगह जगह जो है, जहाँ भी इसको सीपेज मिलता है, जहाँ से ग्राउंड वाटर परकुलेट है, कोई एक निश्चित जो है लेवल पर या नीचे डाउन में पहुँच के 1-2 किलोमीटर के आसपास पहुँचता है, तो ये उस जो जियोथर्मल ग्रेडियंट या जो हीट का सोर्स है, उसके कांटेक्ट में आके गर्म होके वापस आ जाता है। और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, लगभग 200 से 300 साल का जो हिस्ट्री है, उसमें उत्तराखंड का ये है कि जितने भी पिलग्राम हैं, जहाँ जो फॉरेन ट्रैवलर थे वो उन्होंने अपनी यात्रा करी, तो उन्होंने भी अपने मेमोराइज में लिखा है कि हम बद्रीनाथ गए तो हमें वहाँ एक गर्म पानी का स्रोत मिला। हमने अपने अध्ययन में ये सारी चीज़ें कोट भी करी हैं। और तो ये इसी को हम जियोथर्मल स्प्रिंग्स बोलते हैं। हिमालय में खासकर जो हमारा उत्तराखंड है, इसमें जैसे आपने पूछा कि कितने स्प्रिंग्स हैं, तो लगभग 40 जियोथर्मल फील्ड उत्तराखंड में हैं, जो कि भूगर्भीय ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा सोर्स हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इसके लिए आपको कोई लागत नहीं लगानी है, बिना लागत के ये आपको एनर्जी दे रहे हैं सरफेस पे। इसलिए दे रहे हैं कि जो हमारे उत्तराखंड का जो सेटअप है वो इस तरह का है कि हमारे यहाँ, जैसे सपोज करो बद्रीनाथ है या और भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ जो तापमान है वो सर्दियों में -10 डिग्री, -5 डिग्री और सब जीरो के आसपास जाता है। और अगर सरफेस पे हमको 50-60 डिग्री का कोई तापमान का अगर गर्म पानी का स्रोत मिलता है, तो हम उस पानी को अपने जो है गृह कार्य, रोज के जो है जो भी इश्यूज हैं, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यही हमको नेचर ने एक जो है गिफ्ट दिया है। सर, एक सवाल इसमें यह भी उठता है कि आखिर जो जियोथर्मल हमारे हैं, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, गंगोत्री, इन जगहों पर ही क्यों, बाकी अन्य जगहों पर क्यों नहीं है ये? देखिए, ये जो जियोथर्मल सोर्स बहुत पुराने हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी के उससे बने हैं, और उसी के आसपास ये पिलग्राम जब भी इनको स्थापित किया गया है, वो ये सोच के स्थापित किया कि यहाँ पे जो भी तपस्या करने वाले या जो भी जाने वाले लोग हैं, वो सर्दियों में सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ये ऐसे रीज़न है कि आप यहाँ सर्दियों में भी रह सकते हैं। जैसे कि आप केदारनाथ जाते हैं तो आपको जो है, ये आपका गौरीकुंड में जियोथर्मल स्प्रिंग है। गौरीकुंड से जो केदारनाथ की यात्रा है लगभग 15 से 16 किलोमीटर की, तो लोग वहाँ जाके और वापस भी आके उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। गंगोत्री में भी माना जाता है कि लिटिल आइस एज के ज़माने में जो है झाला के आसपास कहीं ये गौमुख का जो है सोर्स था, तो आप मान के चलिए कि जो है ये गंगनानी में है। यमुनोत्री में के मंदिर के पास ही ये एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे जो पिलग्राम हैं, इनमें आपस में बहुत कनेक्शन है कि जो लोग साधु या तपस्या करते हैं, जो जाते हैं लोग, ये उनके लिए सुविधा है कि वो आएंगे, अगर सर्दी में आएंगे तो रहेंगे कैसे। तो उस चीज़ को हम यूटिलाइज कर सकते थे। अभी भी उसको जो लोग सर्दियों में जाना चाहें या उनको जो है ये अलाउ करते हैं सरकार या जो भी है मंदिर समिति के रहते लोग हैं, तो अगर उनको अलाउ करें और उसको पानी का उपयोग कर लें इसका, जैसे वो पानी वेस्ट है इस समय, उसका कोई उपयोग नहीं है, वो निकल रहा है और नदी में जाके मिल जाता है, तो उसका, और उसमें वो ग्रेविटी के थ्रू निकल रहा है। अगर मान के चलो कि 3000 मीटर की हाइट पे कोई स्प्रिंग है,
तो वहाँ सेटलमेंट लगभग 3000 की हाइट पे है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ड्रिल करके उस पानी को इस्तेमाल करके और उस जो है गांव को या सेटलमेंट को फ्री में गर्म पानी उपलब्ध करा सकते हैं। हमने पिछले 2023 में हमारा एक शोध पत्र था, हमने उसको पब्लिश किया था, बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल है जियोथर्मल रिन्यूएबल एनर्जी में। तो हमने बताया कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जियोथर्मल का, कितना ड्रिल करने पे हमें ये मिल सकता है। तो इसमें 1 से 2 किलोमीटर अगर हम ड्रिल करेंगे तो हमें 100 डिग्री और 110 डिग्री के आसपास तापमान मिल सकता है। हमने जो फ्लूइड सर्कुलेशन डेप्थ जो सरफेस का पानी है जो ज़मीन में जाता है, उसकी जो डेप्थ हमने निकाली वो 1 से 2 किलोमीटर के आसपास थी। इस शोध को हमने आइसलैंड में भी जो है प्रस्तुत किया, तो उन्होंने भी इसको यूज किया और एक्नॉलेज किया कि हाँ, इस तरह से जो टेक्निक आपने यूज करी हो, उसके बाद आपने ये मेजरमेंट किया, ये बहुत ही रिलायबल और जो है इस पर विश्वास किए जाने वाला अध्ययन है। तो उसको बहुत एप्रिसिएशन मिला। सर, अगर हम इससे बिजली बनाने की बात करें, जियोथर्मल स्प्रिंग्स तो उत्तराखंड में करीब 40 के आसपास हैं, तो इससे बिजली बनाने की संभावना कितनी है? क्या हम इससे बिजली बना सकते हैं? क्योंकि राज्य सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि हम एक रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में या फिर अतिरिक्त बिजली बनाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी ONGC और ये आइसलैंड ने ज्वाइंट वेंचर में ये पूगा में 1 मेगावाट का एक पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर उत्तराखंड में इसकी बहुत अधिक संभावना भी है। उत्तराखंड में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमने अपने अध्ययन में शामिल किए हैं, जैसे कि आप कुमायूं रीजन में एक मुंशियारी के पास मडकोट, सेराघाट, 2-3 ऐसे जो है प्लेसेस हैं जहाँ पे आप पावर प्लांट लगा सकते हैं और उससे लगभग हम 5 से 10 मेगावाट तक की बिजली को जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि सपोज करो कि आपका बद्रीनाथ है या आपका जोशीमठ है, ये भी बहुत अच्छी साइट है, यहाँ पे भी आप इसका उपयोग करके पावर प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन सबसे जो सूटेबल मेरी नज़र में साइट है, मेरे अध्ययन में जो साइट है, वो है आपका कुमायूं रीजन। कुमायूं रीजन क्या है? प्लेन रीजन है और वहाँ पे अवेलेबिलिटी इसके लिए क्या है, ये इन सीटू एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके साथ हम बहुत ज़्यादा हद तक ट्रैवल नहीं कर सकते हैं कि सपोज करो हमने 3 किलोमीटर हम यहाँ हमने ड्रिल किया और 3 किलोमीटर पे हम प्लांट लगाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए इन सीटू प्लांट ही लगाना है। जैसे कि हमने ड्रिल किया, उसी के 100-200 मीटर के आसपास हमें प्लांट लगाना है, तो हमें इसके लिए लगभग आप मान के चलो कि 1000 या 2000 स्क्वायर मीटर की ज़रूरत पड़ती है प्लांट लगाने के लिए, छोटे प्लांट लगाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि उसमें टरबाइन भी हमें लगानी है, उसके बाद हमें उसमें ये हीट कन्वर्टर लगाना है, हीट एक्सचेंजर लगाना है, तो उसके लिए हमें एक प्लेन जगह चाहिए। और दूसरा ये है कि इसमें एक और भी ये है कि इसमें नॉइज़ होती है। कोई भी जो टरबाइन जब रन करता है तो उसमें एक नॉइज़ होती है, चाहे वो हाइड्रो पावर हो, कोई भी हो, तो उसमें एक नॉइज़ का भी इशू है। तो हमें ऐसी जगह पे इसको लगाना चाहिए उत्तराखंड में, क्योंकि ये टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है जहाँ पे कहीं सिंकिंग का इशू ना हो। जैसे सिंकिंग जैसे हो रहा है, जोशीमठ में हो रहा है, वहाँ पे अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो और डिस्टर्ब होगी लैंड। तो हमें कोई ऐसी साइट इसमें आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पर कि स्टेबिलिटी हो। मुंशियारी में 2-3 जगह हमने आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे हम इस तरह के प्लांट को लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग एकेडमिक हैं, हम ये नहीं कि हम इसमें 1000 जैसे सपोज करो इसमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसको जो है सरकार अपने स्तर से करा सकती है। जैसे ONGC है और भी कंपनी है, वो उसको जो है इस्टेब्लिश कर सकती है। हम लोग बता सकते हैं कि कितना सोर्स है, कितना पोटेंशियल है और कितने साल के लिए है। अच्छा सर, तपोवन की बात लगातार चल रही है कि तपोवन में हम जियोथर्मल प्लांट लगा सकते हैं। अगर तपोवन में संभावनाओं की बात करें तो कितनी संभावना है? क्या उससे कुछ दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं भविष्य के रूप में देखें तो? देखो, तपोवन में सबसे पहले काम हमारा जो तपोवन था वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। 1970 में उन्होंने इसको किया था और उन्होंने उस समय वहाँ पे 400 मीटर का ड्रिल भी किया था। और जब 400 मीटर का ड्रिल किया था तो जैसा हम बोले हैं कि जो जियोथर्मल ग्रेडियंट है यहाँ पे वो लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सरफेस पे जो टेम्परेचर है उसका, तपोवन में 2-3 जियोथर्मल जो है स्प्रिंग है, तो उसमें आप जो नेचुरल उनका टेम्परेचर है वो लगभग 55-45 ऐसे करके डिग्री सेंटीग्रेड है। जब उन्होंने 400 मीटर का ड्रिल किया तो उनको लगभग 89-90 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बोर होल में मिला था। उनका भी यही था कि हम उसको इस्टेब्लिश करें और उसको बिजली में कन्वर्ट करें। लेकिन उस समय लो टेम्परेचर टरबाइन नहीं होती थी, जैसे कि जिसको बोलते हैं कि बाइनरी पावर प्लांट हम लगाएं तो उसके लिए 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड हमको चाहिए और उससे हम 5 से 10 मेगावाट तक बिजली जनरेट कर भी सकते हैं। और बिजली जनरेट जो होती है वो डिपेंड करती है उसके डिस्चार्ज पे। मेनली अगर उसमें पानी आ रहा है
और उसमें डिस्चार्ज है, तभी तो आप उसको बाइनरी पावर प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर उसमें उतना डिस्चार्ज नहीं है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये देखा, हमारा पेपर 2020 में पब्लिश हुआ था एनवायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च में, और 2022 में भी हमने एक पेपर किया था। उसमें हमने ये बताया था कि इस जोशीमठ में सफिशिएंट डिस्चार्ज है, आप उसको यूज़ कर सकते हो 20 से 25 साल 50 साल तक। देखो, जो जियोथर्मल पावर प्लांट की लाइफ होती है उसको हम कैसे करते हैं। जब मैं आइसलैंड में था तो हमें बताया गया कि इसमें 3 फैक्टर हम मेजर करते हैं कि 25 साल, 50 साल और 75 ईयर्स। इतने सालों के लिए हम इसका डिस्चार्ज मेजर करते हैं कि इतने साल तक लगातार ये बिजली दे सकता है। क्योंकि हम जब उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये थोड़ी ऐसा नहीं है कि हम उसमें 5 साल बिजली बनाए उसके बाद वो एबंडेंट हो जाए। तो ये सारी जो ग्रीन फील्ड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि 25 साल 50 साल कब तक इसका डिस्चार्ज रहेगा। वो हम उसका बेस बनाते हैं हम उसके पहले से, कि हमने उसका 50 साल पुराने डेटा का अध्ययन किया, उससे पाया कि 50 साल के डेटा के अध्ययन में इसमें कोई भी जो है टेम्पोरल वेरिएशन नहीं हुआ। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आगे 50 साल तक भी नहीं होगा। अच्छा सर, जब आप आइसलैंड गए थे करीब 6 महीने तक आप वहाँ रहे थे, तो 6 महीने के दौरान आपने तमाम चीज़ों को देखा, वहाँ पर जो थर्मल प्लांट लगाए गए उन थर्मल प्लांट का अध्ययन भी किया। क्या कुछ निकल करके सामने आया? और खास करके हम हिमालय की बात करें तो क्या उसका कुछ नुकसान भी हिमालय पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ वहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी भिन्न है? देखिए, जो आइसलैंड है वहाँ पे क्रस्ट का जो डेप्थ है वो लगभग 3 किलोमीटर है। 3 से 4 किलोमीटर आप ड्रिल होल करेंगे तो आपको 400 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मिल जाएगा। और उनका 90% जो कंजप्शन है या जो उपयोग है ऊर्जा का, वो जियोथर्मल से ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ जियोथर्मल के अलावा और कोई सोर्स नहीं, वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी है, लेकिन वो उनके लिए सबसे सुविधाजनक है जियोथर्मल। हिमालय में क्या है, हिमालय में हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बहुत संभावना है, लेकिन साथ में प्रकृति ने जियोथर्मल भी दिया है। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने जब अध्ययन किया हिमालय के ही बारे में कि हिमालय में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हिमालय का जो फील्ड है वो लो टेम्परेचर जियोथर्मल फील्ड है। 3 तरह के जियोथर्मल फील्ड होते हैं, हाई टेम्परेचर जियोथर्मल फील्ड, मॉडरेट टेम्परेचर जियोथर्मल फील्ड और लो टेम्परेचर। तो जो हिमालय जो है, हिमालय का कोई भी पार्ट है, चाहे वो तिब्बतन प्लेट्यू हो चाहे कुछ भी, वो सारे लो टेम्परेचर जियोथर्मल फील्ड में आते हैं। जब लो टेम्परेचर जियोथर्मल फील्ड में आते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ जो सब सरफेस टेम्परेचर है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो आपको 100 से 130 डिग्री तक ही मिलेगा। उससे ज़्यादा आपको टेम्परेचर मिलेगा नहीं। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? इसमें आप सबसे पहले जो काम कर सकते हैं वो बाइनरी पावर प्लांट लगा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर विलेज है और वहाँ पे ये फैसिलिटी है जियोथर्मल की, और वहाँ पे सारे स्टडी करने के बाद अगर इस अध्ययन पे पहुंचा जा सकता है कि भाई हम यहाँ पे अगर 5 मेगावाट का पावर प्लांट लगा लेंगे बाइनरी, तो इससे इस गांव की सारी नीड फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद जो टेम्परेचर लॉस होगा उसमें, उसके बाद जब हम 120 पे या 130 पे बाइनरी पावर प्लांट बनाते हैं, तो जो बाई प्रोडक्ट होता है वो 80 डिग्री के आसपास जो पानी होता है, जब उससे बाहर निकलता है तो 80 डिग्री के आसपास बचता है। या तो उस पानी को हम इंजेक्ट कर दें, क्योंकि इसमें 2 सिस्टम है। एक होता है एक्सप्लोरेशन कुआं जिसको बोलते हैं बॉल ट्यूबवेल, और एक होता है रिचार्ज। जब हम पानी निकालेंगे तो हमें पानी वापस भी डालना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पानी वो कहाँ से लाएगा, रिचार्ज होने में टाइम लगता है। तो हमको एक रिचार्ज बेल भी कराना है। रिचार्ज बेल कराने के अलावा हम देखते हैं कि सफिशिएंट हमारे पास बाई प्रोडक्ट में पानी बच रहा है, तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट हीटिंग में लगाते हैं। अगर 80 डिग्री है तो उस गाँव में सपोज करो 100 घर हैं, और उनको इस तरह से उनका स्ट्रक्चर बनाया जाए कि उनको हीट लॉस उसमें कम हो। तो वो सारा पानी ग्रेविटी के थ्रू, उसमें कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं चाहिए, ग्रेविटी के थ्रू उन घरों से हम सर्कुलेट करें सर्दियों के सीजन में, और वहाँ लोग आराम से रहें, जो एनिमल्स हैं वो भी रहें। और उसके साथ साथ जैसे जैसे आप सपोज करो जो एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, जैसे सब्जी वो बाहर से मंगाते हैं, तो वो ग्रीन हाउस उसमें कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर जो पानी बचता है उसकी गर्मी से वहाँ पे वो खेती भी कर सकते हैं। तो उस गांव के लिए वो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सस्टेनेबल का एक ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से हम हिमालय में ये वाला मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। सर, अगर कुल मिलाकर कहें तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है आपका? उत्तराखंड में जो 40 हमारे जो थर्मल स्प्रिंग्स हैं, उनके बेहतरी के इस्तेमाल बता, उसका सदुपयोग हम कर सकें, उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें, तो ऐसे हमारे कुछ ऐसे स्प्रिंग जो आपने चिन्हित किए हैं वहाँ पर लगा सकते हैं, और बाकी स्प्रिंग्स का आप किस तरह से और इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, जो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, जो हमारे जो
40 जियोथर्मल स्प्रिंग्स हैं, उनको पहले तो हमें संरक्षित करना चाहिए। हमने कई स्प्रिंग ऐसे देखे हैं कि ना तो वो संरक्षित हैं और उन पे ना ही किसी का जो है ध्यान है, और लोग उनको यूज़ करते हैं अनएथिकली, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसको सबसे पहले हम संरक्षित करें। चूँकि अध्ययन सारे 40 जियोथर्मल स्प्रिंग्स पे वाडिया इंस्टीट्यूट ने किया है, तो हम आपको ये बता सकते हैं कि भाई किस पर्टिकुलर स्प्रिंग का क्या उपयोग हो सकता है, कहाँ से मैक्सिमम बिजली बनाई जा सकती है, कहाँ पे उसको डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है। तो अभी हम जो आपको मतलब बता रहे हैं, आपने हमसे पूछा, तो जो मुंशियारी जो रीजन है उसके पास मडकोट, सेराघाट 2-3 ऐसी जगह प्लेसेस हैं जहाँ पे हम अध्ययन करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं। देखिए अभी हमने एक रफ एस्टिमेट किया है कि बेस्ड ऑन द डेटा कि भाई इसमें इतना हो सकता है। जब हमें इसके लिए स्पेसिफिक, जब हम इस असाइनमेंट पे काम करेंगे तो हम आपको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इससे 5 मेगावाट बिजली 50 साल के लिए बनेगी, या 10 मेगावाट बिजली 25 साल के लिए बनेगी, या 7 मेगावाट बिजली पर्टिकुलर ईयर्स के लिए बनेगी। तो ये सारी चीज़ों की संभावना है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, लगभग 10,000 मेगावाट। क्या है कि जो एक फिगर है 10,000 मेगावाट, वो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। जो थर्मल पावर है वो हिमालय में, पूरे हिमालय को हम कंक्लूड करते हैं लगभग 340 या 320 जियोथर्मल स्प्रिंग जो भी अवेलेबल है, उस पे आप 10,000 मेगावाट तक थर्मल पावर को यूज कर सकते हैं। और इसका 20% अगर आप जाएंगे तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। तो आप लगभग 2,000 मेगावाट तक तो पूरे हिमालय से इलेक्ट्रिसिटी बना ही सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, और लंबे समय के लिए बना सकते हैं। ये कंक्लूजन है। और इसके अलावा बहुत सारे उपयोग हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग के लिए। आप जैसे बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, यमुनोत्री में अगर हम कोई छोटा सा गेस्ट हाउस बनाएं और इस तरह से बनाएं कि जो यमुनोत्री से जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको उसमें ग्रेविटी के थ्रू सर्कुलेट कर दें, तो उससे लोग जो है बिना जो है उनको एयर कंडीशनिंग के और हीटिंग के रह सकते हैं, ईजिली रह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉक्टर समीर तिवारी जी, जिन्होंने तमाम जियोथर्मल एनर्जी को लेकर तमाम जानकारी दी। और मुख्य रूप से अगर हम फोकस करें तो उत्तराखंड में करीब 40 जियोथर्मल एनर्जी हैं, यानी स्प्रिंग्स हैं, जिससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस पर अभी भी बेहतर ढंग से रिसर्च करने की ज़रूरत है, और जो भी स्प्रिंग्स हम चयनित करेंगे बिजली उत्पादन के लिए, वहाँ पर बेहतर ढंग से वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च किया जाए, उसके बाद वहाँ पर पावर प्लांट लगा करके बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। कैमरा पर्सन के साथ रोहित सोनी, टी भारत, देहरादून।